हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल भौतिकी पाठशाला। सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल आई विश मैरी क्रिसमस ऑल ऑफ यू। ओके, तो ये मेरा सीरीज तो पता ही होगा कि ये मेरा सीरीज चल रहा था और ये सीरीज का जो है वो आपका 8वां लेक्चर है, जिसमें आपको 71 से लेकर 80 क्वेश्चन करवाएंगे। यानी कि पर डे जो है वो हम 10 क्वेश्चन लेके आते हैं, अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं और बच्चों जो है वो उसको अपने नोट्स के तहत उसको अच्छे से तैयार करता है। ठीक, तो बिना देर किए हुए हम स्टार्ट करते हैं अपने सीरीज को, क्योंकि एक सीरीज को बनाने में लगभग लगभग जो है वो सवा से 1.5 घंटे बीत जाते हैं, है ना। तो ज़्यादा कुछ बोलेंगे नहीं, बस अपने टॉपिक पे आते हैं। और जिस बच्चे को पीडीएफ लेना है वो मेरे व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कर देगा, उसे पीडीएफ हम शेयर कर देंगे। ठीक है, चलिए तो हम स्टार्ट करते हैं। जो आपका सबसे पहला क्वेश्चन है, बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन है, और वो क्वेश्चन आपका ये है कि क्रांतिक कोण और अपवर्तनांक में संबंध स्थापित करें, है ना। और ये सवाल जो है वो आप लोग को कहीं ना कहीं करवाया गया होगा, यदि नहीं भी करवाया गया है तो हम बिल्कुल बेसिक से समझाएंगे। ठीक है, देखिए सबसे पहली बात, यहाँ पे एक वर्ड आता है, क्या चीज़? क्रांतिक कोण। एक यहाँ पे आपको वर्ड आता है अपवर्तनांक। ठीक, सबसे पहले हम ये बता देते हैं भाई मेरे कि क्रांतिक कोण जो है वो आपका कुछ नहीं होता है। यह जो है वो आपका आपतन कोण होता है। आपतन कोण का तो नाम तो सुना ही होगा। कौन सा कोण? आपतन कोण। लेकिन ये एक विशेष प्रकार का आपतन कोण है ना। विशेष प्रकार का कहने का मतलब ये हुआ कि यहाँ पे जो आपका अपवर्तन कोण होता है ना, अपवर्तन कोण, एक होता है आपतन कोण जिसको सूचित करते हैं आई से, एक होता है अपवर्तन कोण जिसको हम इंडिकेट करते हैं आर से। और इस आर का जो मान है वो आपका कितना डिग्री होना चाहिए? 90 डिग्री। यानी कि जिस आपतन कोण के मान पर अपवर्तन कोण का मान 90 डिग्री हो जाए उसको हम बोलते हैं क्रांतिक कोण। यानी कि जब आर का मान 90 डिग्री होगा तो यही वाला आई को एक नया नाम दे देंगे और वो नाम होगा आपका आई सी, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं क्रिटिकल एंगल, सी फॉर क्रिटिकल। और हिंदी में क्या बोलते हैं? क्रांतिक कोण। क्रांतिक कोण का एक शर्त है कि प्रकाश की किरण जो है वो हमेशा आपको सघन से विरल में ही जाना चाहिए, तभी क्रांतिक कोण का निर्माण होगा, अदरवाइज क्रांतिक कोण का निर्माण नहीं होगा, है ना। तो इसका एक शर्त है कि प्रकाश की किरण कौन सा माध्यम से कौन सा माध्यम में जाना चाहिए। तो आप लोग का आंसर होना चाहिए सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाना चाहिए। अगर नहीं जाएगा तो क्या क्रांतिक कोण बनेगा? हम बोलेंगे कभी नहीं। ठीक, उसके बाद यहाँ पे एक वर्ड जो है वो आपका है अपवर्तनांक। ठीक है, अपवर्तनांक का मतलब ये होता है कि जो प्रकाश किरण को जितना ज्यादा झुका दे, मोड़ दे, उस माध्यम का अपवर्तनांक उतना ही ज्यादा होता है। राइट, और अपवर्तनांक को जो है वो हम सूचित करते हैं नीटा के द्वारा या म्यू के द्वारा। इतनी बातें क्लियर हुई। अब बताइए यहाँ पे भाई कि हमें जो रिलेशन निकालना है वो किस में निकालना है। तो बोलेगा भैया हमें रिलेशन निकालना है आईसी और नीटा के बीच। चलिए देखते हैं कैसे होता है। तो सबसे पहली बात ये तो याद है ना कि आई जब आईसी के बराबर होता है तो आर का जो मान है वो आपका कितना डिग्री हो जाता है? 90 डिग्री। और ऐसा तब होगा जब प्रकाश कौन सा माध्यम से? सघन माध्यम से। कौन सा माध्यम में जाएगा? विरल माध्यम में जाएगा। कौन सा माध्यम से कौन सा माध्यम? सघन से विरल में जाएगा, तभी क्रांतिक कोण का निर्माण होगा, अदरवाइज क्रांतिक कोण का निर्माण नहीं होगा। ठीक, चलिए अब देखिए यहाँ पे एक चीज और हम बताते हैं, या हम यहाँ से आंसर लिखने का कोशिश करते हैं। देखिएगा, अगर एग्जाम में आ जाए तो बड़ा अच्छे से हंसते मुस्कुराते इस क्वेश्चन का आंसर देना है। यहाँ से लिखिएगा, लिखना यह है कि जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो, जब प्रकाश की किरण
बिल्कुल एग्जाम में ऐसे ही लिखना है। जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो, यहाँ तक आप लोग लिख लेंगे। ठीक है, उसके बाद आपको क्या लिखना है कि अगर अगर आई का जो आपतन कोण का मान जो है वो किसके बराबर हो जाए, हम बोलेंगे भैया आईसी के बराबर हो जाता है। आईसी को ही हम बोलते हैं क्रांतिक कोण। तब क्या होता है कि आर का जो मान होता है वो किसके बराबर हो जाता है, हम बोलेंगे 90 डिग्री के क्या हो जाता है, बराबर हो जाता है। इस बात को जो है आप लोग हमेशा याद रखिएगा कि अगर I बराबर IC हो जाता है तो R बराबर कितना डिग्री, R को कौन सा कोण बोलते हैं, अपवर्तन कोण, I को बोलते हैं आपतन कोण और IC को हम बोलते हैं क्रांतिक कोण। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या होता है कि जैसे मान लीजिए कि हम यहाँ पे एक इंटरफेस लिए, इसके ऊपर एक माध्यम है, इसके नीचे भी एक माध्यम है, और जो दोनों माध्यम को अलग करता है उसको बोलते हैं इंटरफेस। क्या बोलते हैं उसको, इंटरफेस। अब बताओ कि ये आप मान लेते हैं कि पहला माध्यम, बस केवल ये समझने की चीज़ है, एग्जाम में इसको लिखना नहीं है। ये हो गया आपका दूसरा माध्यम। ठीक है, इसका जो अपवर्तनांक है उसको मान लेते हैं नीटा 2 और इसके अपवर्तनांक को मान लेते हैं नीटा 1, क्योंकि पहले माध्यम का अपवर्तनांक नीटा 1 और दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक नीटा 2। अब देखिए होता क्या है कि एक प्रकाश की किरण आ रही है, ये कौन सा किरण आ रही है भाई, तो आपतित किरण, और यहाँ पे जिस बिंदु पे पड़ती है उस बिंदु को बोलते हैं आपतन बिंदु, और उसी बिंदु पे क्या खींचा जाता है, अभिलंब। ये जो डॉट लाइन हम दिए हैं वो क्या दिए हैं, अभिलंब। अब क्या होता है कि अगर इस कोण की बात करते हैं, अभिलंब और आपतित किरण के बीच जो कोण बनता है उसको बोलते हैं आई। क्या बोलते हैं, आई। और अगर यही आई जो है वो किसके बराबर हो जाए, आईसी के बराबर हो जाए, तो जो आपका अपवर्तित किरण है वो आपका इस प्रकार से हो जाएगा, और यहाँ पे जो कोण बनाएगा उस कोण को बोलते हैं अपवर्तन कोण, और यहाँ पे जो आर का मान होगा भाई वो होगा 90 डिग्री। ठीक है, अब देखो यहाँ पे जो हम लगाते हैं वो लगाते हैं एक नियम जिसको बोलते हैं अस्नेल का नियम। अस्नेल का नियम से, अस्नेल का नियम किसको बोलते थे याद है, अपवर्तन के दूसरे नियम को ही हम क्या बोलते हैं, अस्नेल का नियम। और अस्नेल का नियम कहता क्या है, जरा देखिएगा, साइन आई बटा साइन आर इक्वल टू नीटा। अब देखिए यहाँ पे अपवर्तनांक दो है, एक है नीटा 2 और एक है नीटा 1। तो ऐसे अपवर्तनांक को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, केवल नीटा के द्वारा करेंगे, नहीं, इसको कैसे करते हैं, ये देखिए कि जिसमें अपवर्तित किरण, ये वाला जो है वो आपका कौन सा किरण है, आपतित, और ये वाला जो है वो आपका कौन सा किरण है, अपवर्तित। अपवर्तित किरण कौन सा माध्यम में, दूसरा में है ना, तो जिसमें अपवर्तित किरण जिस माध्यम में होता है उसके अपवर्तनांक को ऊपर लिखते हैं और आपतित किरण के अपवर्तनांक को हमेशा नीचे लिखते हैं। इस बात को आप दिमाग में फिट कर लीजिएगा। ठीक है, तो अपवर्तित किरण कौन सा माध्यम में, दूसरा में है ना, तो दूसरा को हम लिखेंगे N2। अब बटे में हम लिखते हैं नीटा, N2 नहीं भाई, नीटा 2 बटा नीटा 1। ठीक, अब देखिए यहाँ पे क्या होता है कि अगर हम यहाँ पे बोलते हैं कि ये आपका सघन माध्यम है, ये विरल माध्यम है, दूसरे को मान लेते हैं भैया विरल में
क्या चीज मान लेते हैं, वायु। अगर वायु की बात करते हैं तो वायु का जो अपवर्तनांक होता है भाई मेरे, वो कितना होता है, 1। अब पहला माध्यम कुछ भी रहे उसके अपवर्तनांक को हम एज्यूम कर लेते हैं केवल नीटा। क्या एज्यूम कर लेते हैं, केवल नीटा। ठीक है, ये हम एक एज्यूम किए हैं कि यहाँ पे जो दूसरा माध्यम है उसको हमने क्या माना, वायु, और वायु का अपवर्तनांक सदैव कितना होता है, 1। अब पहला माध्यम हो सकता है कांच हो सकता है आपका जल हो, लेकिन ये हमको पता नहीं है, इसलिए उसके अपवर्तनांक को हम यूं ही मान लिए हैं नीटा। क्या मान लिए, नीटा। चलिए इतना क्लियर हुआ, अब कुछ भी नहीं करना है। अब देखिए क्या करना है, बस 2 मिनट में हो जाएगा कहानी खत्म। देखिए, इस आई के जगह पे क्या पुट करिएगा, आई सी, तो ये हो जाएगा साइन आई सी बटा, इस आर के जगह पे क्या यूज करिएगा, 90, ये हो जाएगा साइन 90 डिग्री, इक्वल टू नीटा 2 को हमने क्या माना है, 1 ना, ये हो जाएगा 1, और नीटा 1 को हम क्या माने हैं, नीटा ना, ये हो जाएगा 1/, अब बताइए कि साइन आई सी, साइन आई सी बटा साइन 90 का मान कितना होता है भाई, 1 होता है ना, बराबर 1/, ठीक है। अगर हम यहाँ तक भी कर देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हमें आईसी का मान चाहिए। तो ये जो साइन दिख रहा है, इस साइन को जब हम इधर भेजेंगे तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स। क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स। और यहाँ पे जो है वो आपका क्या बच जाएगा, आई सी इक्वल टू, ये साइन इधर जाके क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स, और ये हो जाएगा 1/, यही आपका हो गया रिलेशन, किसके किसके बीच, तो क्रांतिक कोण और किसके बीच, अपवर्तनांक के बीच। तो बताओ भाई कि आईसी बराबर फॉर्मूला क्या निकल के आया, साइन इनवर्स 1/, ये आपके ऑब्जेक्टिव में भी सवाल आते हैं, इस पे एक छोटा छोटा न्यूमेरिकल भी पूछ लिया जाता है। तो कुछ नहीं करना है, बस पुटिंग द वैल्यू एंड गेटिंग द रिजल्ट। ठीक, चलिए अगला सवाल क्या है आपका, ट्रांसफार्मर में होने वाली हरास, ये आपका एक डिवाइस है जिसका नाम है ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर के बारे में बताए थे ना कि ट्रांसफार्मर एक ऐसा डिवाइस है जो प्रत्यावर्ती धारा पे काम करता है, और उसके वोल्टेज को बढ़ाने का काम भी करता है और उसके वोल्टेज को घटाने का भी काम करता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, ट्रांसफार्मर। ठीक, यानी कि ट्रांसफार्मर भैया कुछ नहीं है, ट्रांसफार्मर जो है वो एक प्रकार का डिवाइस था। याद करिए, ये चीज हम पहले भी बता चुके हैं कि ट्रांसफार्मर एक डिवाइस है और इसका काम होता है वोल्टेज को बढ़ाना एवं घटाना। अगर हम इसके काम की बात करते हैं तो इसका काम होता है वोल्टेज को क्या कर देना, वोल्टेज को बढ़ाना एवं घटाना। ठीक है, लेकिन अब हम बात करते हैं ट्रांसफार्मर का, तो ट्रांसफार्मर का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है। ये वाला जो आपका चौखुट दिख रहा है ना, ये वाला जो दिख रहा है, एट, पहले हमको बना लेने, हाँ, देखिए ये जो आपको दिख रहा है चौखुट, देखिएगा स्टेबलाइजर वगैरह में या इन्वर्टर वगैरह में एक चौखुट टाइप का तार लपेटा हुआ इतना बड़ा एक डिवाइस मिलेगा, वही आपका है ट्रांसफार्मर, है ना। देखिएगा उसमें जो है वो तांबा का तार लपेटा जाता है, किसका तार, तांबे का तार लपेटा हुआ रहता है, उसके ऊपर एक पेपर लगा हुआ रहता है जो तांबा के तार को झांक देता है ना। तो यहाँ पे जो है भाई, तांबा का तार को इस प्रकार से लपेटे रहता है, इसे इस प्रकार से। एक तरफ जो है वो हम एसी सप्लाई देते थे, और एक तरफ जो है वो हम लोड देते हैं।
जिधर हम लोड देते हैं वो आपका सेकेंडरी कॉइल हुआ, और जिधर हम एसी सप्लाई देते हैं वो आपका प्राइमरी कॉइल हुआ। ठीक है। उसमें अब यहाँ पे क्या होता है कि जब हम एसी सप्लाई देते हैं तो यहाँ पे जो है भाई, ये आपका जो है यहाँ से चुंबकीय फ्लक्स निकलता है इस प्रकार से। इस प्रकार से जो है वो आपका क्या निकलता है, चुंबकीय फ्लक्स। और ये आपका जो है, हम ब्लू वाला लाइन की अगर हम बात करते हैं, ये वाला ये वाला जो है वो क्या है, तो हम बोलेंगे चुंबकीय फ्लक्स। चुंबकीय फ्लक्स। और ये फ्लक्स में जो है वो निरंतर परिवर्तन होते रहता है, कभी ज़्यादा तो कभी कम, कभी ज़्यादा तो कभी कम। ठीक। दूसरी बात, यहाँ पे जो हम बाइंडिंग करते हैं, ये जो आपका ब्लैक वाला दिख रहा है इसे जो ये घुड़मुड़ियाल टाइप का, वो आपका किसका बना होता है भैया, तो हम बोलेंगे तांबा का बना होता है। तांबा का बना होता है। तांबा का बना होता है क्या चीज, हम बोलेंगे कॉइल, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं कुंडली, है ना। तांबा का बना होता है क्या चीज, कॉइल। अब बताओ कि ये जो रेड वाला दिख रहा है ना, ये रेड वाला, उसको हम बोलते हैं कोर, जिसको हिंदी में बोलते हैं क्रोड, है ना। और ये जो क्रोड होता है वो आपका बना होता है नर्म लोहा का। नर्म लोहा का बना होता है। ठीक है। मेरा सवाल जो ये है वो ये है कि जब ट्रांसफॉर्मर काम करता है तो उसके अंतर्गत कुछ हानियां होती है। उस हानि को केवल नामांकित करना है, केवल नाम लिखना है कि ट्रांसफॉर्मर के अंदर कौन कौन सी ह्रास होता है, कौन कौन सी हानि होता है। तो इसमें 4 प्रकार की हानि होता है। तह मूलतः कितने हानि होती है, 4 हानि। वो सबसे पहला हानि आपका है जिसको बोलते हैं कॉपर लॉस, हिंदी में बोलते हैं ताम्र हानि या ताम्र ह्रास। दूसरा जो है वो आपका है आयरन लॉस, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं लौह ह्रास। तीसरा जो है वो है आपका फ्लक्स क्षरण, है ना। और चौथा जो है वो आपका है शैथिल्य ह्रास, है ना। तो ट्रांसफार्मर में जो आपका हानि होता है वो कितने तरह का होता है, तो हम बोलेंगे भाई मेरे 4 तरह का होता है। पहला कौन होता है, तो कॉपर लॉस, दूसरा आयरन लॉस, तीसरा फ्लक्स क्षरण, और चौथा शैथिल्य ह्रास। क्या उन सभी का नाम यहाँ पे लिखा जाए। ठीक है। देखिए, सबसे पहला जो ह्रास है उसको बोलते हैं ताम्र हानि या ताम्र ह्रास। इसी को हम इंग्लिश में बोलते हैं कॉपर लॉस। ठीक है। दूसरा ये जो केवल आपको नाम लिखना है, ये हानि जो होता है वो कैसे होता है, हम बोलेंगे भाई जो आपका तांबा का तार लपेटा रहता है ना, क्रोड के अंतर्गत, जब हम उसमें विद्युत धारा देते हैं ना, तो वो धारा का विरोध करता है। और जब ये धारा का विरोध करता है तो ये ऊष्मा के रूप में ऊर्जा निकलती है, जिसे उसके ऊर्जा में कमी आ जाती है। वो किसकी वजह से, हम बोलेंगे कॉपर तार की वजह से। इसीलिए इस हानि का जो नाम है वो क्या रखा गया, कॉपर लॉस, ताम्र हानि। ठीक। यानी कि ताम्र हानि में कॉपर का रोल क्या है, तो धारा का विरोध करना, धारा का विरोध करने से ऊर्जा में हानि होती है, और उसका नाम जो है वो क्या रखा गया, तो कॉपर लॉस, हिंदी में ताम्र हानि या ताम्र ह्रास। चलिए, दूसरा जो है वो उसका नाम है लौह ह्रास, आयरन लॉस। ये कैसे होता है, हम बोलेंगे ये आयरन से क्या चीज बना था, ट्रांसफार्मर का क्रोड।
जैसे ही हम इसमें विद्युत धारा देते हैं, ये क्रोड जो है वो आपका हिट हो जाती है, और हिट जो है वो ऊर्जा के रूप में निकल जाता है, जिससे उसकी हानि हो जाती है। और उस हानि का जो नाम है वो क्या रखा गया है? आयरन लॉस, या लौह हानि, या लौह ह्रास। तो कितना नाम लिए अभी? दो। तीसरा का जो नाम है वो आपका नाम है फ्लक्स क्षरण। फ्लक्स क्षरण। फ्लक्स क्षरण का मतलब हो गया कि चुंबकीय फ्लक्स जो है, कुछ ऐसा चुंबकीय फ्लक्स होता है जो आपका अनवांटेड रूप से निकल जाता है, उसका कोई काम नहीं होता है। जैसे मान लीजिए कि ये आपका क्रोड है, इस फ्लक्स को क्रोड के अंदर ही घूमना चाहिए था, लेकिन हम ये देख रहे हैं कि कुछ क्रोड जो है वो आपका इधर बाहर निकल गया है, जिसका कोई यूज नहीं है। देखिए ये वाला ये क्या निकल गया है? बाहर निकल गया है, जबकि इसके क्रोड के अंतर्गत ही रहना चाहिए था। ये देखिए क्या निकल गया है? बाहर निकल गया है। तो ये जो बाहर निकला है ना, उसका तो कोई उपयोग हुआ नहीं। इसीलिए इससे भी ट्रांसफार्मर में हानि होती है, और उसका नाम जो है वो क्या रखा गया है? फ्लक्स क्षरण। क्योंकि वहां पे हानि किसका हुआ? चुंबकीय फ्लक्स का। इसीलिए उसका नाम क्या रखा गया? फ्लक्स क्षरण। चलिए, चौथा, शैथिल्य ह्रास। क्या लिख देते हैं? शैथिल्य ह्रास। ये कैसा हानि है भाई ट्रांसफार्मर में? हम बोलेंगे कि जैसे ही हम प्रत्यावर्ती धारा को देते हैं ट्रांसफार्मर के अंदर, तो प्रत्यावर्ती धारा का रोल होता है कि 1 सेकंड में 50 बार प्लस और 50 बार माइनस होता है। इसका मतलब ये हुआ कि इसमें 50 बार ये आपका चुंबकित होगा, अब 50 बार जो है वो आपका विचुंबकित होगा, जिससे ऊर्जा में हानि होती है। और उस ऊर्जा के हानि को ही बोला गया है शैथिल्य ह्रास या शैथिल्य हानि। तो ये हानि किसकी वजह से आता है? तो हम बोलेंगे चुंबकित और विचुंबकित होने की वजह से आता है। चुंबकित और विचुंबकित कैसे होता है? तो हम बोलेंगे प्रत्यावर्ती धारा का मान हमेशा चेंज होता रहता है, जिसकी वजह से ये कभी चुंबकित हो जाता है तो कभी विचुंबकित हो जाता है। इससे ऊर्जा की हानि होती है, और उस ऊर्जा की हानि को क्या नाम दिया गया? शैथिल्य ह्रास। तो अगर ये सवाल आपके एग्जाम में आ जाए तो ज़्यादा कुछ लिखने का आवश्यकता नहीं है। केवल और केवल जो है वो आप जो है चारों नाम को लिख दीजिएगा। कौन कौन? पहला आपका कौन है? ताम्रहानि, दूसरा लौहानि, तीसरा फ्लक्स क्षरण, और चौथा शैथिल्य ह्रास। ठीक है। तीसरा सवाल, विद्युत वाहक बल को परिभाषित करें। विद्युत वाहक बल को क्या करें? परिभाषित करें। और ये विद्युत वाहक जो होता है वो किसका होता है? तो हम बोलेंगे भाई मेरे सेल का। इसका सेल का। अब देखिए कि ये विद्युत वाहक बल के अगर हम बारे में बात करते हैं तो इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। अगर हम इसको तोड़ने का प्रयास करते हैं, है ना, तो इलेक्ट्रो से बनता है इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रो से क्या बनता है? इलेक्ट्रॉन। मोटिव वर्ड से बनता है मोशन। और फोर्स का मतलब तो हम लोग जानते ही हैं, होता है बल। यानी कि अगर हम इसको 3 पार्ट में तोड़े तो इसका नाम हो गया इलेक्ट्रॉन प्लस मोशन प्लस फोर्स। इसका मीनिंग क्या हुआ भाई? इसका मीनिंग ये हुआ कि इलेक्ट्रॉन को गति में लाने के लिए एक बल लगता है। ध्यान से सुनिएगा। इलेक्ट्रॉन जो है वो एक प्रकार का आवेश है ना। इलेक्ट्रॉन जो है वो एक प्रकार का क्या है? आवेश है। यानी कि आवेश को गति प्रदान करने के लिए एक बल लगाया जाता है, और ये बल जो है वो कौन लगाता है? तो हम बोलेंगे सेल लगाता है। उसी बल को हम क्या बोलते हैं? विद्युत वाहक बल। राइट। तो क्या इसका परिभाषा लिखा जाए? विद्युत वाहक बल कौन लगाता है? सेल। किस लिए लगाता है? तो एकांक आवेश को पूरे परिपथ में चलाने के लिए जो सेल जो है वो आपका क्या लगाता है? बल लगाता है। उसी को हम क्या बोलते हैं? या सेल द्वारा ऊर्जा की हानि होती है, उसी को हम बोलते हैं विद्युत वाहक बल।
है ना। तो ये मोटा मोटी जो तौर पे हम इसको समझ लिए हैं कि इलेक्ट्रॉन को गति प्रदान करने के लिए जो बल लगाते हैं उसी को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, यानी कि विद्युत वाहक बल, और शॉर्टकट में बोलते हैं EMF, और इसको और शॉर्टकट में बोलते हैं केवल ई। ठीक है, तो इसका परिभाषा हम यहीं पे लिख देते हैं, देखिएगा। जस्ट लाइक आपका वोल्टेज होता है, जो वोल्टेज का मात्रक होता है वही मात्रक विद्युत वाहक बल का भी होता है ना। का आंसर यहाँ से आप लोग लिख लीजिएगा कि एकांक आवेश को, परिभाषा बिल्कुल अच्छी होना चाहिए, व्यवस्थित होना चाहिए। एकांक आवेश को पूरे परिपथ में प्रवाहित होने के लिए सेल के द्वारा जो ऊर्जा प्रदान की जाती है, प्रदान की जाती है, उसे विद्युत वाहक बल कहते हैं। विद्युत वाहक बल कहते हैं। इसे सूचित कैसे करते हैं, तो हम बोलेंगे भाई इसे कैपिटल ई के द्वारा सूचित किया जाता है। अगर इसका एस आई मात्रक की अगर हम बात करते हैं, कभी कभी पूछ लिया जाता है इसी प्रश्न में कि इसका एस आई मात्रक बताइए, तो हम यहाँ पे बता देते हैं इसका एस आई मात्रक जो वोल्टेज का होता है ना, वही एस आई मात्रक किसका होता है, विद्युत वाहक बल का होता है। तो बताइए कि इसका एस आई मात्रक क्या होता है, तो हम बोलेंगे वोल्ट। वोल्ट होता है, राइट। बस आपको एग्जाम में इतना लिख देना है, ठीक। अगले सवाल की हम बात करते हैं। अगला सवाल आपका है, देखिए, स्वप्रेरण से आप क्या समझते हैं। स्वप्रेरण, स्व का मतलब हो गया स्वयं, और प्रेरण शब्द जो है वो आया प्रेरित धारा का वहना। प्रेरित धारा का बहना। प्रेरित धारा का मतलब क्या हुआ कि वहाँ पे हम कोई लाइन का सप्लाई भी नहीं दिए, ना ही हम उसमें करंट प्रवाहित किए, ना ही हम उसमें विद्युत धारा दिए, लेकिन फिर भी उसमें विद्युत धारा बहने लगा, तो उस विद्युत धारा को हम बोलते हैं प्रेरित विद्युत धारा, है ना। और ये जो घटना कहलाएगा उसी को हम बोलेंगे स्वप्रेरण, लेकिन उससे पहले हम इसको समझा देते हैं। देखिए, इस प्रकार से इसको समझना है, इसको अच्छे से देख लीजिए। पहले सबसे पहले जो है भाई वो एक क्वाइल लेते हैं प्रकार से, ठीक है। यहाँ पे जो है वो हम एक मैग्नेट लेते हैं। मैग्नेट में दो ध्रुव होता है, एक होता है एन और एक होता है एस, ठीक है। अभी इस कुंडली में ये इसका अगर बात करते हैं तो हम बोलेंगे भाई ये क्या है, हम बोलेंगे भैया क्वाइल है, या क्या है तो हम बोलेंगे कुंडली है, ठीक। ये क्या है, हाँ, चलिए, ये आपका क्या हुआ, कुंडली है। और ये क्या है तो हम बोलेंगे भाई ये आपका चुंबक है।
मैग्नेट है। ठीक है, अभी दोनों का दोनों रेस्ट है, ना तो आपका कुंडली को हम मूव करवा रहे हैं, नहीं हम चुंबक को मूव करवा रहे हैं, दोनों बिल्कुल अस्थिर है। अब हम क्या करेंगे, क्या इसमें कोई धारा बह रही है क्या? हम बोलेंगे भैया अभी तक तो धारा नहीं बह रही है, लेकिन देखिए अगर आप कुंडली को आगे पीछे करिए या चुंबक को आगे पीछे करिए, है ना, तो हम यहाँ पे जो है इसको अस्थिर रखते हैं, इसको क्या रखते हैं, अस्थिर। ये क्या है, अस्थिर है। और इसको जो है वो हम गति करवाते हैं इस प्रकार से, कभी अंदर की ओर तो कभी बाहर की ओर क्या करवाते हैं, गति कराते हैं। तब क्या होता है ये देखिए, देखो सबसे पहली बात, अगर ये चुंबक है तो इस चुंबक से जो है वो आपका रेखा निकलेगा जिसको बोलते हैं चुंबकीय क्षेत्र रेखा। और इस रेखा से जो है एक क्षेत्र का निर्माण होता है जिसको हम बोलते हैं चुंबकीय क्षेत्र, इस प्रकार से। अब बताइए कि अगर हम इसको अंदर लाते हैं तो ये आपका जो है जैसे ही कॉइल में जाएगा ये बन जाएगा चुंबकीय फ्लक्स। क्या बन जाएगा, चुंबकीय फ्लक्स। अब बताओ कि जब हम इसको अंदर लाएंगे तो चुंबकीय फ्लक्स का मान ज़्यादा होगा, फिर जब हम धीरे धीरे बाहर लाएंगे चुंबकीय फ्लक्स का मान घटेगा। अर्थात यहाँ पे जो परिवर्तन होगा वो किस में परिवर्तन होगा, तो हम बोलेंगे भैया ऐसा करने से चुंबकीय फ्लक्स में क्या होगा, परिवर्तन होगा। चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होगा। ऐसा करने से क्या होगा, तो हम बोलेंगे चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होगा। और इसी परिवर्तन की वजह से जो है वो आपका इस कॉइल में, इसी चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन के कारण इस कॉइल में जो है वो आपका क्या बहने लगेगा, तो हम बोलेंगे आई धारा जो है वो क्या होने लगेगा, प्रवाहित होने लगेगा। तो बताइए क्या यहाँ पे पहले से आई विद्युत धारा प्रवाहित हो रहा था, नहीं हो रहा था ना। हम चुंबक को आगे पीछे किए तभी ना विद्युत धारा प्रवाहित हुआ। इसीलिए उस विद्युत धारा का यहाँ पे एक अच्छा सा नाम दिया जाता है, प्रेरित धारा। और जिस घटना के द्वारा ये प्रेरित धारा प्राप्त हुआ उसी घटना को हम क्या बोलते हैं, स्वप्रेरण, है ना। तो स्वप्रेरण जो है वो कुछ नहीं है, ये स्वप्रेरण जो है वो एक प्रकार का क्या है, घटना है, जिससे कौन सा धारा प्राप्त होती है, प्रेरित धारा। किस प्रकार से प्राप्त होती है, तो चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होने से प्राप्त होती है। और ये परिवर्तन कैसे होती है, तो हम बोलेंगे जब चुंबक को आगे और पीछे लाते हैं तब। तो बताइए कि अगर हम इसी को परिभाषा के रूप में बनाने का कोशिश करें तो परिभाषा क्या बनेगा, कि जब किसी कुंडली में, क्या बोलना है, जब किसी कुंडली में चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन कराया जाता है तो उस कुंडली में प्रेरित धारा स्वयं बहने लगती है। इस घटना को स्वप्रेरण कहते हैं। ठीक, इस बात को जो है वो आंसर के रूप में हम लिख देते हैं। चलिए देखिए, जब किसी कुंडली में चुंबकीय फ्लक्स का, चुंबकीय फ्लक्स का परिवर्तन कराया जाता है तो, कराया जाता है तो कुंडली में, कुंडली को ही इंग्लिश में कॉइल कहते हैं, है ना। तो कुंडली में प्रेरित धारा, प्रेरित धारा प्रवाहित होने लगता है, होने लगता है।
उस घटना को स्वप्रेरण कहते हैं। स्वप्रेरण कहते हैं। बस आपको एग्जाम में यहीं तक लिखना है। ठीक, ये टॉपिक भी अच्छे से समझ में आ गया होगा, है ना। चलिए नेक्स्ट सवाल की हम बात करते हैं। नेक्स्ट सवाल आपका क्या है कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता से आप क्या समझते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इसका मतलब होता है, इसका मतलब पहले समझ लीजिए। विद्युत क्षेत्र की ताकत, विद्युत क्षेत्र की ताकत, ताकता लिख दिए, ठीक है। इस बात को समझिए पहले कि विद्युत क्षेत्र का ताकत का मतलब क्या हुआ। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे एक इलाका है और ये इलाका जो है वो आपका किसी आवेश का इलाका है, और किसी आवेश के इलाका को, आवेश के क्षेत्र को हम बोलते हैं विद्युत क्षेत्र। यानी कि ये जो हम गोल बना चुके हैं ये क्या है, हम बोलेंगे भाई मेरे ये आपका विद्युत क्षेत्र है। अब विद्युत क्षेत्र जो है वो किसका इलाका होता है, किसका क्षेत्र होता है, तो हम बोलेंगे आवेश का इलाका होता है। किसका इलाका, आवेश का इलाका या क्षेत्र। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक अन्य आवेश को लाते हैं। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे इस बिंदु पे जो है एक आवेश रखा हुआ है Q, ठीक है। ये Q को जो है यहाँ से हम कहाँ ला रहे हैं, विद्युत क्षेत्र के अंदर, यहाँ पे। अब बताओ कि जैसे ही हम यहाँ पे लाएंगे तो इसके ऊपर ये जो छोटा वाला आवेश है इसके ऊपर एक बल का अनुभव होगा। किसका अनुभव होगा, एक बल का अनुभव होगा। अगर ये भी प्लस है और ये भी प्लस है तो इसके धक्का देते हुए प्रतीत होगा। अगर ये प्लस है ये माइनस है तो उसको खींचता हुआ प्रतीत होगा, लेकिन इसके ऊपर एक बल लगेगा। उसी ताकत को, उसी बल को हम क्या बोलते हैं, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, है ना। तो अगर हम परिभाषा बनाएं तो परिभाषा यही बनाना है कि किसी विद्युत क्षेत्र के द्वारा आवेश पर, है ना, या एकांक आवेश पर लगने वाले बल को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। रिपीट अगेन, किसी विद्युत क्षेत्र के द्वारा एकांक आवेश पर लगने वाले बल को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। कि कितना ताकत से उसको खींच रहा है या कितना ताकत से उसको धक्का दे रहा है, उसी को हम बोलते हैं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक, चलिए परिभाषा लिखते हैं इसका। क्या लिखना है, किसी, यहाँ से लिखना है आंसर, किसी विद्युत क्षेत्र द्वारा, विद्युत क्षेत्र द्वारा एकांक आवेश पर, एकांक आवेश पर लगने वाले, लगने वाले बल को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। इसे ई के द्वारा सूचित किया जाता है। कैपिटल ई के द्वारा सूचित किया जाता है। यदि आपसे कोई पूछे कि कैपिटल ई का बेसिक फार्मूला क्या है तो बड़ा आसानी से बता दीजिएगा, एफ बटा स्मॉल क्यू।
जहाँ पे F को बोलते हैं फोर्स जो बल लगा वो, और Q मतलब आवेश जिस पे बल लगा वो। यानी E बराबर F अपॉन Q। अगर इसका SI मात्रक पूछे तो आराम से बता दीजिएगा, F का SI मात्रक न्यूटन और आवेश का SI मात्रक कूलॉम, यानी कि न्यूटन प्रति कूलॉम। ठीक, और ये आपका सदिश राशि है, इसलिए E के माथे पे एरो का निशान होता है। ठीक, चलिए अगला सवाल देखिएगा। इस समांतर प्लेट संधारित्र में दूसरे प्लेट का क्या कार्य है? तो पहले अच्छे से समझ लीजिए, उसके बाद तो परिभाषा बता ही देंगे हम। कौन सा संधारित्र है? समांतर प्लेट संधारित्र, यानी कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। अब वो होता कैसा है? इस प्रकार से, दो गो प्लेट होता है इस प्रकार से। ठीक है, ये आपका हो गया प्लेट नंबर फर्स्ट, और ये आपका हो गया प्लेट नंबर सेकेंड। तो कहता ये है कि दूसरे प्लेट का काम क्या है? यहाँ पे इसका काम पूछा गया है, दूसरे प्लेट का, पहले प्लेट का नहीं, दूसरे प्लेट का क्या पूछा गया है? काम। चलिए समझने की कोशिश करते हैं। ठीक, देखिए अगर हम इस वाले प्लेट पे धन आवेश देते हैं, कौन सा आवेश देते हैं? धन आवेश देते हैं, तो ये आपका जो दूसरा प्लेट है इस पे आपका कौन सा आवेश प्रेरित हो जाएगा? हम बोलेंगे भाई कि अगर इस पे प्लस है तो इस पे प्रेरित कौन होगा? माइनस। कौन होगा? माइनस। तो ये जो आपका ऋण आवेश है वो प्रेरित हो गया, और ये करता क्या है? ये आपका ये करता है कि विद्युत विभव के मान को घटा देता है। विद्युत विभव, विद्युत विभव को सूचित कैसे करते हैं? भी के द्वारा, है ना। विद्युत विभव के मान को घटा देता है। भाई ऐसा होने से किसका मान घट जाता है? विद्युत विभव का। अब देखिए कि विद्युत विभव के मान घटने से क्या प्रभाव पड़ता है। तो हम एक फार्मूला जानते हैं कैपेसिटर में कि C बराबर होता है Q बाई V, जहाँ पे C को बोलते हैं धारिता। ये C क्या है? तो हम बोलेंगे धारिता है। चलिए, ये V क्या है? तो हम बोलेंगे विद्युत विभव है। विद्युत विभव, है ना। ये Q क्या है? तो हम बोलेंगे भाई आवेश है। अब एक बात बताइए कि यहाँ पे विद्युत विभव अंश में है कि हर में है? तो बोलिएगा विद्युत विभव जो है भैया वो आपका हर में है। अगर हम हर का मान घटा देते हैं तो धारिता का मान जो है वो क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। और हमें जो है वो ऐसा कैपेसिटर चाहिए जो जिसकी धारिता ज़्यादा से ज़्यादा हो सके, साइज कम परंतु धारिता क्या हो? ज़्यादा हो। तो धारिता को ज़्यादा करने के लिए हम किसके मान को घटा देते हैं? विद्युत विभव के मान को क्या कर देते हैं? घटा देते हैं। यानी दूसरा प्लेट जो है वो विद्युत विभव के मान को क्या कर देता है? घटा देता है, जिससे उसकी धारिता क्या हो जाती है? बढ़ जाती है, और यही हमको चाहिए। तो इसका इसका आंसर लिखें तो क्या लिखेंगे? तो ये लिखेंगे कि समांतर प्लेट संधारित्र में जब पहले प्लेट को धन आवेश दिया जाता है तो दूसरे आवेश पर ऋण आवेश प्रेरित हो जाता है, जो विद्युत विभव के मान को घटा देता है और वो अपने धारिता को क्या कर देता है? बढ़ा देता है। यानी कि इसका दो काम हुआ, एक काम हुआ विद्युत विभव के मान को घटा देना, और एक काम हुआ धारिता को बढ़ा देना। ठीक है, तो हम यहाँ पे इसका आंसर लिखते हैं। आंसर क्या लिखना है? समांतर प्लेट संधारित्र में, समांतर प्लेट संधारित्र में जब पहले प्लेट पर
धन आवेश दिया जाता है, धन आवेश दिया जाता है, तो दूसरे प्लेट पर, दूसरे प्लेट पर ऋण आवेश प्रेरित हो जाता है, हो जाता है, जिससे विद्युत विभव का मान, विद्युत विभव यानी कि V का मान घट जाता है, का मान घट जाता है, और धारिता का मान बढ़ जाता है, का मान बढ़ जाता है। बस आपको यहाँ तक आंसर लिख देना है, आपको 2 नंबर बड़ा आसानी से मिल जाएगा। ठीक, चलिए 7वां नंबर क्वेश्चन ये है कि थॉमसन प्रभाव, ये आपका विद्युत धारा का टॉपिक है, इलेक्ट्रिसिटी का। कौन सा प्रभाव? थॉमसन प्रभाव, इंग्लिश में बोलते हैं थॉमसन इफेक्ट, है ना। देखिए इसमें कहता क्या है, और ये आपका 2 से 3 बार एग्जाम में आया हुआ सवाल है, यानी ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये आपके 2025 वाले में हो सकता है छप जाए, है ना। तो यहाँ पे 3 प्रभाव आपको पढ़ाएंगे। एक पढ़ाएंगे थॉमसन प्रभाव, दूसरा हम पढ़ाएंगे सीबेक, इसका अगला क्वेश्चन है, और तीसरा हम पढ़ाएंगे पेल्टियर प्रभाव। ठीक, देखिएगा यहाँ पे थॉमसन प्रभाव क्या है, तो हम इसके बारे में बताते हैं। बड़ा मज़ेदार टॉपिक है, इसको अच्छे से समझिएगा। कि एक चालक तार लेते हैं, ये क्या है भैया? चालक तार, ठीक है। इसमें क्या करते हैं कि विद्युत धारा को प्रवाहित करवाते हैं। किसको? विद्युत धारा को। एक सिरा का नाम हमने दे दिया ए, और एक सिरा का नाम हमने दे दिया बी, और इसमें विद्युत धारा प्रवाहित हो रहा है कितना? आई। यानी एक तार है, उसमें हम विद्युत धारा को प्रवाहित कर रहे हैं। अब हम क्या करेंगे कि एक जो है वो बर्नर लिए, और इस तार के बीचों बीच में जो है वो हम गर्म कर रहे हैं। इसको बीचों बीच में, यानी कि ये वाला जो एरिया है वो आपका मध्य भाग है, यानी कि मध्य भाग को हम क्या कर रहे हैं? गर्म कर रहे हैं। ठीक, तो हमने ये देखा कि जब हम मध्य भाग को गर्म करते हैं, विद्युत धारा प्रवाहित हो रहा है, तो इसका एक सिरा, ये वाला, इधर से विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है, वो आपका क्या हो जाता है? ठंडा हो जाता है। और इसका जो दूसरा सिरा है, ये आपका क्या हो जाता है? तो हम बोलेंगे भैया गर्म हो जाता है। इसी प्रभाव को हम बोलते हैं थॉमसन प्रभाव। ये आप लोग खुद से भी कर सकते हैं, है ना। तो बताइए कि एक तार है, मान लीजिए कि ये एक वायर है, एक चालक तार है, इसका एक किनारा, एक सिरा ये हुआ और एक सिरा ये हुआ, और यहाँ पे जो है वे विद्युत धारा का प्रवाह हो रहा है ए से बी के तरफ। इधर से किधर? ए से बी के तरफ, और इसके बीच में हम क्या कर रहे हैं? गर्म कर रहे हैं। तो हम यहाँ पे ये देखिए कि एक सिरा ये वाला जो है वो आपका ठंडा हो गया, और ये दूसरा सिरा जो है वो आपका क्या हो गया? गर्म हो गया। इसी प्रभाव को हम बोलते हैं थॉमसन प्रभाव। क्या इसका आंसर लिखा जाए? इसका आंसर हम कैसे लिखते हैं, ये देखिए। इसका आंसर हम यहीं से लिख देते हैं ना। देखिए, जब किसी चालक तार में, लैंग्वेज बिल्कुल अपना होना चाहिए, किताबी लैंग्वेज कभी नहीं, है ना। जब किसी चालक तार में, चालक तार में विद्युत धारा
प्रवाहित की जाती है तो की जाती है और साथ ही इसके मध्य भाग को इसके मध्य भाग को गर्म किया जाता है गर्म किया जाता है तो इस चालक तार का एक सिरा इस चालक तार का एक सिरा गर्म एक सिरा गर्म तथा दूसरा सिरा ठंडा हो जाता है दूसरा सिरा ठंडा हो जाता है इस प्रभाव को थॉमसन प्रभाव कहते हैं इस प्रभाव को थॉमसन प्रभाव कहते हैं वेरी सिंपल याद भी हो गया होगा है ना चलिए एक प्रभाव हमने समाप्त कर लिया इसका अगला जो प्रभाव होगा उसका नाम है सीबेक क्या नाम है उसका सीबेक उसका अगला जो प्रभाव है उसका नाम है पेल्टियर तीनों काफी इंपॉर्टेंट है ठीक है अच्छे से इसको ध्यान से समझना अगला सवाल सीबेक है ना इसको समझिए थोड़ा सा सीबेक प्रभाव इसमें क्या करते हैं कि दो अलग अलग धातु का तार लेते हैं है ना जैसे एक तार ये हुआ एक तार ये हुआ और ये किसका तार है तो हम बोलेंगे भैया कॉपर का एक तार आपका ये हुआ और ये किसका तार है हम बोलेंगे लोहा का ठीक दोनों को क्या करते हैं जोड़ देते हैं दोनों को क्या करते हैं जोड़ देते हैं चलिए जोड़ते हैं इसको ठीक है जोड़ने का तरीका किसी भी प्रकार का हो सकता है ऐसा नहीं कि हूबहू हम ऐसा ही डायग्राम बनाए ये कोई जरूरी नहीं है चलिए जैसे जोड़ते हैं तो हम ये देखते हैं भाई कि यहाँ पे एक संधि का निर्माण हुआ एक जंक्शन का निर्माण हुआ और यहाँ पे भी एक जंक्शन का निर्माण हुआ ठीक है कितना दो जंक्शन का इस जंक्शन का नाम हमने क्या रखा K1 और इस जंक्शन का नाम हमने क्या रखा K2 बहुत अच्छी बात अब हम क्या करेंगे यहाँ पे एक काम किए हैं और वो काम ये है कि J1 को हमने गर्म किया क्या किया गर्म किया किसको गर्म किया J1 को और J2 को हमने क्या कर दिया ठंडा कर दिया तो यहाँ पे जैसे हम एक जंक्शन को एक संधि को हम गर्म करते हैं और एक संधि को अगर हम ठंडा करते हैं तो वहाँ पे ये देखा गया कि इसमें अपने आप विद्युत धारा का प्रवाह होने लगा और ये विद्युत धारा का प्रवाह किधर से किधर होने लगा तो हम बोलेंगे भैया विद्युत धारा का प्रवाह होने लगा आपका गर्म से ठंडा की ओर किधर से किधर गर्म से ठंडा की ओर जो है वो क्या बहने लगा तो हम बोलेंगे विद्युत धारा का प्रवाह होने लगा इसी प्रभाव को हम बोलते हैं सीबेक प्रभाव क्या बोलते हैं सीबेक प्रभाव फिर से समझिएगा तार कै गो लेना है दो गो एक आप ले लीजिए कॉपर का और एक आप ले लीजिए लोहा का दोनों तार को हम क्या कर दिए जोड़ दिए दो जंक्शन का निर्माण हुआ इसका नाम दिए J1 और इसका नाम दिए J2 इस जंक्शन को हमने गर्म किया और इस जंक्शन को हमने
ठंडा किया तो हमने वहाँ पे ये देखा कि यहाँ पे विद्युत धारा का प्रवाह होने लगा गर्म से ठंडा की ओर। किधर से किधर? गर्म से ठंडा की ओर। इसी प्रभाव को हम बोलते हैं सीबेक प्रभाव। क्या बोलते हैं? सीबेक प्रभाव। क्या इस बात को लिखा जाए? ये आपके एग्जाम में कितना नंबर दिलाएगा भाई? 2 नंबर दिलाएगा। ठीक है, समझने का तो समझ में आ गया, बस लिखना कैसे है ये देखिए आप। देखिए कैसे लिखना होगा। यहाँ से हम लिखना शुरू कर देते हैं। जब दो अलग अलग धातु के चालक तार को जोड़ देते हैं और एक संधि को गर्म तथा दूसरे संधि को ठंडा करते हैं या कर देते हैं, तो हम देखते हैं कि तो हम देखते हैं कि विद्युत धारा का प्रवाह गर्म से ठंडा की ओर होने लगता है। गर्म से ठंडा की ओर, गर्म से ठंडा की ओर होने लगता है। इस प्रभाव को इस प्रभाव को विवेक प्रभाव कहते हैं, है ना? विवेक प्रभाव कहते हैं। चलिए, यहाँ तक आपको क्या कर देना है? लिख देना है। अगला सवाल जो है वो आपका ये है, पेल्टियर प्रभाव। सबसे पहली बात इसमें यहाँ पे ये बता देते हैं कि ये सीबेक प्रभाव का उल्टा होता है। किसका उल्टा? यह सीबेक प्रभाव का व्युत्क्रम होता है। का व्युत्क्रम होता है। किसका व्युत्क्रम होता है भाई? सीबेक प्रभाव का। कैसे व्युत्क्रम होता है? सीबेक में हम क्या किए कि गर्म किए और एक सिरा को ठंडा किए, तब विद्युत धारा प्रवाहित होने लगा। यहाँ पे क्या करेंगे कि हम विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे तो हम ये देखते हैं कि एक संधि स्वयं गर्म हो जाता है और दूसरा संधि स्वयं ठंडा हो जाता है। तो उल्टा हुआ कि नहीं हुआ? वहां पे हम गर्म किए तब विद्युत धारा का प्रवाह हुआ, और यहाँ पे विद्युत धारा का प्रवाह करेंगे तब गर्म और क्या हो जाएगा? ठंडा हो जाएगा। इसी प्रभाव को हम बोलते हैं पेल्टियर प्रभाव। कौन सा प्रभाव? पेल्टियर प्रभाव। इसको चित्र की मदद से पहले हम समझ लेते हैं। देखिए, यहाँ पे जो है वो एक तार ले लिए। ये तार किसका है भाई? कॉपर का। चलिए, ये बात है। एक तार हम ये ले लिए, ये तार किसका है? लोहा का है। अब हम क्या किए, यहाँ पे जो है वो एक बैटरी लगा दिए हैं यहाँ पे। देखिए, यहाँ पे जो है बैटरी लगा दी है, प्लस माइनस। दिस इज द प्लस, दिस इज द माइनस। यहाँ पे जो निर्माण हुआ उसको हम बोलते हैं संधि। जहाँ पे दोनों तारें जुटती है उसको हम बोलते हैं संधि, इंग्लिश में बोलते हैं जंक्शन। यानी कि इसको नाम देंगे J1 और इसका नाम देंगे J2। अब बताइए कि यहाँ पे विद्युत धारा का प्रवाह जब भी होता है तो प्लस से माइनस की ओर होता है। किधर से किधर? प्लस से माइनस की ओर होता है। यानी कि प्लस से निकलेगा, हाँ कि ना? क्या निकला भाई? आई। यहाँ से क्या होगा? जाएगा ना? क्या जाएगा? आई।
अब बताइए कि जैसे ही विद्युत धारा का प्रवाह होता है, यहाँ पे जो आपका जंक्शन है ये वाला, और एक जंक्शन जो आपका ये है, ये आपका हो जाता है क्या चीज़? इसमें क्या लिखे थे? चलिए तो इसे देख लीजिए। ये आपका हो जाता है ठंडा, उल्टा, और ये आपका हो जाता है गर्म। इसी प्रभाव को हम क्या बोलते हैं? पेल्टियर प्रभाव। अगर इसका आंसर लिखना है तो इसका आंसर हम यहाँ से लिख देते हैं। सबसे पहले लिख देना है कि यह, यहाँ पे लिखिएगा आंसर। आंसर में सबसे पहले आपको पॉइंट लिखना है कि यह सीबेक प्रभाव का व्युत्क्रम होता है। सीबेक प्रभाव का व्युत्क्रम होता है। यहाँ तक आप लोग पहले लिख लीजिएगा। उसके बाद ये कहानी आपको लिखना है कि दो अलग अलग धातु के चालक तार को जोड़ देते हैं। तो अलग अलग धातु के चालक तार को जोड़कर विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है। विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो एक संधि गर्म तथा दूसरा संधि ठंडा हो जाता है। ठंडा हो जाता है। इस प्रभाव को इस प्रभाव को पेल्टियर प्रभाव कहते हैं। पेल्टियर प्रभाव कहते हैं। बस आपको यहाँ तक क्या कर देना है? लिख देना है। अब एक सवाल और बचा हुआ है, लास्ट, है ना? बस पेशेंस बना के रखिएगा, 5 मिनट में हो जाएगा समाप्त। लास्ट सवाल ये है आपका कि कूलॉम बल को केंद्रीय बल क्यों कहा जाता है? तो सबसे पहले इसको समझना है कि इसका मतलब क्या होता है। केंद्रीय बल का मतलब ये होता है वैसा बल जो दूरी पे डिपेंड करता है ना? दूरी बढ़ने पे आपका घट जाए या दूरी घटने से आपका बढ़ जाए, ऐसे बल को हम बोलते हैं केंद्रीय बल, राइट? तो केंद्रीय बल का मतलब होता है वह बल जो दूरी पर निर्भर करता है, उसी को हम कौन सा बल कहते हैं? केंद्रीय बल। अब आपको ये दिखाना है कि कूलॉम बल जो है वो आपका किसके बीच लगता है? हम बोलेंगे भाई दो आवेश के बीच लगता है। एक आवेश को हमने मान लिया Q1 और एक आवेश को मान लिया Q2, और इसके बीच की दूरी को हम मान लेते हैं R। इसमें जो बल लगता है उस बल का एक फॉर्मूला होता है, और वो ये होता है K Q1 Q2 बटा R स्क्वायर। क्या यही होता है क्या कूलॉम बल का फॉर्मूला? अब बताइए कि अगर हम दूरी को घटा दिए तो बताइए कि जो बल का मान है वो क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा, हाँ कि ना? यानी बल जो है वो कहीं न कहीं निर्भर किस पे कर रहा है? दूरी पे। दूरियां अगर घट रही है तो बल का मान बढ़ जाएगा, अगर दूरी बढ़ रहा है तो बल का मान घट जाएगा। अर्थात कूलॉम बल जो है वो डिपेंड किस पे किया? दूरी पे किया, और जो दूरी पे डिपेंड करता है उसी को हम बोलते हैं केंद्रीय बल। तो क्या हम कूलॉम बल को केंद्रीय बल बोल सकते हैं? तो मेरा आंसर होगा हाँ। ठीक। अब इसको कैसे एग्जाम में लिखना है इस बात को समझिए।
आंसर। कूलॉम बल को केंद्रीय बल कहते हैं, कहते हैं क्योंकि क्योंकि हम जानते हैं कि केंद्रीय बल दूरी पर निर्भर करता है। ठीक उसी प्रकार से कूलॉम बल भी कूलॉम बल भी दूरी पर निर्भर करता है। बस इतना सा बात आपको एग्जाम में क्या कर देना है, लिख देना है। ठीक है, ये आपका जो है वो 10 क्वेश्चन का सीरीज आज समाप्त हुआ। इसको अच्छे से नोट्स जो आप बना रहे होंगे उस पर अच्छे से कॉपी कर लीजिएगा, समझ समझ के, है ना। और इसको एक जगह इकट्ठा करिएगा ताकि एग्जाम के समय में आप इसको एक बार देख लें, है ना, और उसको देख के हम लोग अच्छे से एग्जाम में देखे चले आए। ठीक, ये आज का लेक्चर हुआ समाप्त। थैंक यू सो मच। आप लोग से यही आशा है कि एग्ज़ाम में बेहतर से बेहतर करने का प्रयास कीजिएगा, और मेरा भी जो है वो जो मेरा काम है वो भी हम एक अच्छे तरीके से करने का कोशिश करेंगे। ठीक है, थैंक यू।